2026 को आप कैसे देखते हैं? The biggest surprise of last year, which I think is the game-changing event for Pakistan and which is setting the scene for 2026, is स्टॉक मार्केट की बात करें, व्हाट हैज सरप्राइज यू द मोस्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली विद इन दिस लास्ट 1 ईयर? जी तो last year I wrote a report. It was 5 predictions. तो उसमें जो पहली थी कि पाकिस्तान में जो फोकस आप कर रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी? और इसी तरीके से आप जो भी सेक्टर पिक कर लें उसमें देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान. इंडेक्स ऑल टाइम हाई के करीब है। कंपनीज की अपनी अर्निंग्स हैं उसकी वजह से है या ये कोई मैक्रो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से है? जी आपका सवाल दुरुस्त है कि ज़्यादातर जो ग्रोथ है वो री रेटिंग की वजह से हुई है. लोग कहते हैं यार पाकिस्तान से लोग दौड़े जा रहे हैं, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये कहानी मेरे ख्याल हम काफ़ी अर्से से सुनते चले आ रहे हैं, बट ये चीज़ें भी फैक्ट हैं। इनको कैसे देखते हैं आप? वो बेच रहे थे, आगे से वो खरीद भी रहा था, तो ये तो नहीं था कि वो बंद करके चले गए, बेच के गए हैं. इसका मतलब है कि अली ये बताएंगे जो सऊदीया के साथ माशाल्लाह आप पिछले साल जब बात हुई तो आप काफ़ी पॉजिटिव थे कि जो पाकिस्तानीज़ वहाँ जाके बिज़नेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं और सऊदी गवर्नमेंट उसको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है। इस वक्त क्या हालात है वहाँ पे? हेडलाइंस आर ऑलवेज मोर नेगेटिव देन रियलिटी. इसके बिटकॉइन का जो साइकिल है वो थोड़ा सा इस बार लग रहा है डिस्टर्ब, जो 4 इयर्स वाला है जी. प्लस ये जो मनी है ETF सब थोड़ा स्लो डाउन हुए हैं, ये चीज़ें कैसे चल रही हैं अभी? जी तो मैं बिटकॉइन पे बुलिश रहा हूँ. मेरे अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन है और गोल्ड है, और वो दोनों इस वजह से था कि अनदर थिंग इज़ के जो बिटकॉइन को मुतासर कर रही है चीज़, वो द स्मार्ट मनी इज सेड टू बी गोइंग इनटू AI लाइक एनवीडिया और टेस्ला. डू यू एग्री? AI एंड रोबोटिक्स आर सर्टेनली अ गेम चेंजर. वो हम देख रहे हैं. तो जैसे आपने कहा कि 2025 में की आपने 5 बिग प्रेडिक्शंस की थी, तो आपकी 2026 की 5 बिग प्रेडिक्शंस क्या है? एक तो वो ये कि अस्सलाम वालेकुम, अली शाह है। आज की पॉडकास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमारे पास एक ऐसे गेस्ट हैं जो आज से ठीक 1 साल पहले हमारे साथ मौजूद थे और हमने काफ़ी इसे हासिल गुफ्तगू की थी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, और उनकी तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इनसाइट्स हमेशा मिलती रहती हैं. सो हमारे साथ मौजूद हैं अली फरीद ख्वाजा जो कि को फाउंडर K-Trade हैं, और इसके साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करते रहते हैं. वी आर फॉर्चुनेट टू हैव हिम अगेन टुडे. आज की गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस एपिसोड को अपने एंड तक जरूर देखना है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. बैक है. वेलकम टू आवर शो अगेन. सो अली थोड़ा सा अपने बारे में बताएं. जी आई एम द co-founder of K-Trade and I live in London. और पिछले 20 साल से मैं इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मार्केट्स से काम कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर. अभी कुछ अर्से पहले मैं आई वाज CEO ऑफ अ माइनिंग कंपनी लिस्टेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज व्हिच ओन्ड copper mines in Africa. मगर just because Pakistan is booming and there's so many opportunities here that I left that to refocus again on Pakistan. So that's what I do. इंटरेस्टिंग. तो ये एक बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि यू हैव जस्ट लेफ्ट दैट कंपनी ड्यू टू योर फोकस ऑन पाकिस्तान. तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगे, पाकिस्तान में जो फोकस आप कर रहे हैं तो आपको क्या नज़र आ रहा है? व्हाट इज़ इट दैट यू आर फोकसिंग ऑन? व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी? जी हर तरह की. पाकिस्तान इज वी आर आर इकोनॉमी इज रिकवरिंग फ्रॉम डाउन साइकिल, और पिछले 2.5 सालों से ये जो रिकवरी है ये चल रही है. इसमें अगर आप स्टॉक मार्केट में देखें तो द स्टॉक मार्केट इज अप 300% सिंस देन. बॉन्ड्स में सिमिलर, पाकिस्तानी बॉन्ड 30 सेंट्स पर ट्रेड करता था, वो 100 पार पे रिडीम हुआ, तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको 2.5 गुना रिटर्न मिला. और इसी तरीके से आप जो भी सेक्टर पिक कर लें, फ्रॉम एजुकेशन टू हेल्थ केयर टू माइनिंग टू टेक्नोलॉजी, उसमें देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान. So K-Trade is the most popular investment app. People use K-Trade app to invest. Not just people, साथ banks, asset managers, insurance companies, large family offices, they use K-Trade's platform to invest in stocks, in bonds, in commodities. So what we have seen is that our volumes and have gone through the roof. आज से 3 साल पहले अगर डेली एक्टिव यूजर्स 300 थे तो आज 3000 है, तो 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इन रिटेल एक्टिविटी. सिमिलरली ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वॉल्यूम्स देखें तो आज से 3 साल पहले $30 मिलियन, $40 मिलियन का डेली ट्रेडेड वॉल्यूम था, आज $140 मिलियन का है. सो अगेन 3 to 4 times increase in the volumes. Similarly, IPO activity is another very important indicator of the health of economy. तो पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में आज से 2 साल पहले 2 या 3 IPO साल के हो रहे थे. इस साल आई थिंक वी विल क्रॉस 8 or 9. तो across the board there are opportunities.
and I'm very bullish on Pakistan. I've always been bullish, but uh, I have strong optimism to leave my job to again focus on Pakistan. ग्रेट। अच्छा, जो लास्ट हमारी थी, लास्ट कन्वर्सेशन 1 ईयर बैक, उससे अब तक आप क्या देखते हैं जो मार्केट है? अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, उस वक्त मार्केट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक थी, तो अभी आप इसको कैसे देखते हैं? और आपने व्हाट हैज सरप्राइज यू द मोस्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली विद इन दिस लास्ट 1 ईयर? जी, तो last year I wrote a report at the same time of the year, which is called 5 for 25. It was 5 predictions. तो उसमें जो पहली थी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स विल रिमेन द सेम नॉइज, जो पहले है वैसे ही होता रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगी, कोई बाहर नहीं आएगा, कोई बाहर से वाला अंदर नहीं जाएगा, वही चीज़ चलेगी। दूसरा था कि जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ेगी, क्योंकि आई थॉट कि ईरान में कुछ ना कुछ होगा। थर्ड वाज बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर्स कि आई वाज बुलिश ऑन गोल्ड प्राइसेस। आई वाज वेरी बुलिश कि गोल्ड प्राइसेस विल गो अप, एंड अगेन आई वाज बुलिश ऑन स्टॉक्स। तो द लास्ट, सो ये सारी प्रेडिक्शन जो सही हुई, द लास्ट प्रेडिक्शन जो इतनी सही हुई वो ये कि मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि रियल एस्टेट एक्टिविटी पाकिस्तान में बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि 2-3 सालों से रियल एस्टेट सेक्टर में वो वैसे उस तरह की एक्टिविटी नहीं है जो पहले थी। That hasn't happened, but all the other fours, attack on Iran, domestic politics, nothing surprising, higher gold prices, higher stock prices, all of that has happened. Now, going into 2026, I think we are in an amazing position, but I'm happy to share more about that if you want. डेफिनेटली आई वुड लव टू नो योर टेक कि 2026 को आप कैसे देखते हैं? जी, तो सॉरी, आपने पहले एक सवाल पूछा था कि व्हाट वाज द सरप्राइज यस। इन लास्ट ईयर। तो ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ लास्ट ईयर, व्हिच आई थिंक इज द गेम changing event for Pakistan and which is setting the scene for 2026, is the Indian attack in May and Pakistan's response to that. तो कि अगर आप मई का टाइम ले, जब इंडिया ने अटैक किया, कोई भी, बड़े कम लोग थे पाकिस्तान में जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान हावी हो जाएगा। लेकिन सेटिंग ऐसी थी कि पिछले जैसा यूएस के सदर थे, वो तो पाकिस्तान से बात ही नहीं करते थे, टेलीफोन नहीं करते थे। हम वेट करते रहते थे कि जी वो टेलीफोन ही कर ले। उससे पहले भी जो यूएस रिलेशनशिप में ऐसे थे कि वो डू मोर ही बोलते रहते थे हमसे। तो वी वर ऑलवेज इन अ बैकवर्ड पोजीशन एंड इन अ चैलेंजिंग पोजीशन। इसी तरीके से इंडिया का एक जो तूती बोल रहा था कि खास तौर पर टेक्नोलॉजी में, वो कहते थे कि जी हमारे देखें माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हमारे, गूगल का सीईओ हमारे, हमारे इतने टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स है। तो एक ये शुबा बन गया था कि इंडिया हम पे हावी हो जाएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, जियो पॉलिटिक्स में भी आगे हैं, उनके ग्लोबल रिलेशनशिप्स भी ज़्यादा है, पैसे भी, उनकी इकॉनमी भी ज़्यादा है। कुछ लोग तो ये भी डाउट कर रहे थे अखबारों में उस वक्त, उससे पहले आता था कि जी हमारे पास तो जंग लड़ने के पैसे ही हैं, हमारी तो इकॉनमी आईएमएफ पे चल रही है। तो शायद ये चीज़ें इंडिया समझ रहा था कि ये लोग तो नहीं जवाब दे सकेंगे। तो ना सिर्फ हमने जवाब दिया, हमने उनको टेक्नोलॉजी पे जो सुपीरियॉरिटी एस्टैब्लिश की अपनी, आई थिंक दैट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड एंड आवर रिस्पॉन्स वाज अनएक्सपेक्टेड एट वेरियस लेवल्स। एक तो रिजॉल्व ऑफ द नेशन, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान हिट बैक करेगा तो स्ट्रांगली। लोग कहते थे कि यार वो बड़ा है, हमें थप्पड़ मार देगा तो ठीक है, हम थोड़ा सा शोर मचा लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। हमने शो किया नहीं जी, आप अटैक करोगे, हम आपको उससे ज़्यादा अटैक करेंगे। दूसरा कि हम इतनी जल्दी उन पर सिक्योरिटी, पहले दिन के अंदर ही सिक्योरिटी हासिल कर देंगे, क्योंकि एयरफोर्स चल नहीं सकेगी, उन्होंने इतने महंगे जहाज़ खरीदे हुए, और हमने अपनी टेक्नोलॉजी से, मतलब चाइना की टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में कोई एक्सेप्ट नहीं करता था कि ये कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है, और हमने प्रूव किया कि वो फ्रेंच यूरोपियन टेक्नोलॉजी से सुपीरियर है। तो आई थिंक व्हाट वी अचीव्ड एट सो मेनी डिफरेंट लेवल्स। अगर आपको याद हो कि जंग के दौरान में आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा था, तो लोगों ने कहा अब तो और कुछ नहीं, आईएमएफ अब पैसे नहीं देगा, कैसे दे सकता है, जंग हो रही है, आईएमएफ के पैसे देगा कि ये बारूद में डाले और खर्च कर दे। आईएमएफ का प्रोग्राम भी आ गया। तो इट वाज पाकिस्तान विक्ट्री एट डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक, स्पिरिचुअल, एवरी लेवल यू कैन थिंक ऑफ। तो मोजज़ा से बड़ा चीज़ उसको मोजज़ा ही कह सकते हैं उसको। तो जब हमने वो एस्टैब्लिश कर दिया, तो उसके बाद मतलब देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान। इफ यू कैन कम फ्रॉम दैट सिनेरियो, देन दैट मीन्स यू कैन विन अगेंस्ट एनी सिनेरियो। सो उसके बाद क्या हुआ? सऊदी डिफेंस डील हमने साइन की। लिबिया के साथ $4 बिलियन का डील हमने साइन की।
यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो हर जगह हमारे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। वो तो हर जगह कहते हैं कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का हाथ पकड़ के फिरते हैं। वो हर जगह 70 60 880 वो बोलते हैं। देखिए, कहाँ ये सिनेरियो था कि प्रेसिडेंट बात नहीं करते थे, टेलीफोन नहीं करते थे। हमारे लिए कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। और अब तो ईरान से लेके सऊदी, लिबिया से लेकर अमेरिका, यूके से लेकर चाइना, सब हमसे खुश, सब हमारे दोस्त, टर्की, अज़रबैजान। तो इट्स द बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तान। और अब तो इसकी एक टेक्निकल टर्म भी बन गई है कि पाकिस्तान हैज़ emerged एज़ द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द रीजन। सो दैट्स द सरप्राइज ऑफ 2025, और दैट्स द गिफ्ट ऑफ 2025 फ्रॉम अल्लाह टू आवर नेशन। और जो हम इस वक्त इस्टेब्लिश कर चुके हैं, दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी पाकिस्तानी, वेदर इज़ अ स्टूडेंट, ही और शी इज़ अ स्टूडेंट, वेदर दे आर एन एंटरप्रेन्योर, वेदर दे आर प्रोफेशनल, वेदर जो जिस मर्जी शोबे से वो ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आपने इस टाइम का फ़ायदा नहीं उठाया, तो ये आपका बड़ा लॉस होगा। मेरे मतलब हम जब छोटे से जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था, तो उस वक़्त मुशर्रफ साहब के टाइम पे भी रिलेशनशिप्स वर ग्रेट, इकॉनमी वाज़ बूमिंग। तो उस टाइम पे 2004, 5, 6, 7, 8 तक जिन लोगों ने पाकिस्तान में काम किया है, इन्वेस्ट किया, दे उनका डिफरेंट लेवल का स्केल उन्होंने अचीव कर लिया। आई थिंक ये हम उसी टाइम पीरियड के दरमियान में हैं। वही कि अगर आपने 2 साल पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, तो 3 गुना तो रिटर्न हो चुका है। तो मगर आई थिंक वी आर इन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी, एंड दैट्स व्हाई 2026 इज़ द टाइम कि आप बाकी सारी नॉइज़ को भूल जाएँ। भूल जाएँ कि जी पॉलिटिक्स में क्या है, या बाहर मौसम कैसा है, और आप सिर्फ़ काम पे फ़ोकस करें, एंड यू विल डू वेरी वेल। अमेजिंग। मुझे याद है जब वो जो वॉर स्टार्ट हुई थी, तो आपने लिंक्डइन पे भी एक पोस्ट की थी, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। तो मेरा ख्याल है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो लीडर्स हैं वो मोरल बूस्टिंग करें, रादर देन पीपल सेइंग यार हम तो हार जाएंगे, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग थिंग। और जैसे आपने कहा कि ये एक मोज़ा ही है जो हमें मिला है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो नैरेटिव है पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब 2026 की अगर हम बात करें, तो 2026 को नहीं, सॉरी, जो 2026 में जाने से पहले हम पीआईए की अगर बात करें, जब आपने कहा ना कि एक बड़ा इवेंट हुआ है, मैं समझ रहा शायद आप पीआईए की बात करने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार ये बहुत ही सस्ता बेच दिया गया है। आपकी इसमें क्या टेक है? नहीं, नहीं, वैल्यूएशन तो इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी है। मतलब जो ओवरऑल जितनी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, वो $400 मिलियन से ऊपर है। वो तो ना किसी की एक्सपेक्टेशन थी। बार-बार आप अखबार से पढ़ लें, कोई भी जो लीडर लीडर थे पाकिस्तान के, और जो भी एवैल्यूएट करते थे, वो कहते थे तो रुपए पे भी बिक जाए ना, तो ये अच्छा होगा, क्योंकि हमारी इकॉनमी में लॉस इतना इसका ज़्यादा है। ना वो एयरलाइन चल रही थी, ना वो ऑपरेट कर रही थी। इवन रूज़वेल्ट होटल जो अमेरिका में, वो भी बंद पड़ा हुआ है। आई वाज़ देयर अभी कुछ महीने पहले, तो मैं कहा कि नॉस्टैल्जिक वैल्यू की वजह से मैं चलता हुआ गया, उसके पास वो बंद था। तो वो तो एक इदारा बंद हो चुका था। तो उसको इस वैल्यूएशन में बेचना, वो तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से बेचना, वो उससे बड़ी अचीवमेंट है। मगर फंडामेंटली हो क्या रहा है? अगर आप एक स्टेप पीछे लें, हो इस वक़्त रहा है कि जो मैंने हम पहले आपको बात की कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसकी वजह से इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा निकल रही है। ये अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ मैं नहीं समझ रहा, जो पाकिस्तान के बड़े-बड़े बिज़नेस ग्रुप्स हैं, वो समझ चुके हैं। हाँ, तो वो जो ग्रुप समझ चुके हैं, और कुछ ऐसे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अकेला पार्टिसिपेट करने की बजाय कंसोर्शियम्स बना लेता हूँ। और ये सिर्फ, तो अगर आप देखें एग्रीकल्चर में कंसोर्शियम्स बन गए हैं। आप देखिए माइनिंग में, अभी मारी ने एक डील साइन की है कंपनी ग्लोबक के कोर के साथ। ग्लोबो कोर में फातमा फर्टिलाइज़र वाले भी हैं, हिल्टन फार्मा वाले भी हैं, उसके अंदर आरिफ हबीब भी हैं। इसी तरह एनआरएल एक कंसोर्शियम है जिसमें मोहम्मद अली तब्बा है, और उनके साथ और लोग हैं। तो माइनिंग में भी कंसोर्शियम बना के इन्वेस्टमेंट्स की हो रही है। एविएशन का हमने देखा कि 2 ग्रुप्स बने, एक भी नहीं कि 2 ग्रुप्स बने, दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के बड़े-बड़े बिज़नेस ग्रुप्स। तीसरा इसी तरीके से आप हेल्थ केयर देख लें, तो मेपल लीफ ने नोवा केयर के नाम से हॉस्पिटल डीएचए में बना रहे हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर में अगेन मेपल लीफ और फौजी फाउंडेशन ने मिलकर एक फर्टिलाइज़र प्लांट को एक्वायर कर लिया।
तो कुछ पाक एंग्रो ने बहुत बड़ी डील की, जायज़ के टावर खरीद लिए। सो पाकिस्तान के कुछ बड़े ग्रुप्स जो हैं, जो रियलाइज़ कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, वो अब एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। इनमें से कुछ ने जल्दी से कर लिया था, वो 2 साल पहले से इन्वेस्ट कर रहे थे, जैसा मेपल लीफ की मैंने एग्ज़ाम्पल दी, कुछ अब आ रहे हैं। मगर इस वक़्त तो आई थिंक एवरीबॉडी आई टॉक टू वांट्स टू इन्वेस्ट। तो पीआईए वाज़ द पब्लिक मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट, क्योंकि आप लोगों ने भी देख लिया कि पाकिस्तान के बड़े ग्रुप टीवी में बैठकर एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, पाकिस्तान की एयरलाइन में इन्वेस्ट करना है, और एक ऐसी एयरलाइन में इन्वेस्ट करना है जिसको कुछ अर्से पहले तक उनके जहाज ग्राउंडेड थे, चल नहीं सकते थे। हम कह रहे थे जी उनके पायलट की डिग्री गलत है। तो उसमें अगर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, दैट्स अमेजिंग फॉर पाकिस्तान। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट अर्ली मूवर्स हैव मेड द गेम्स, एवरीबॉडी एल्स इज नाउ जंपिंग इन। तो हर बंदा ये इस अपॉर्चुनिटी को से बेनिफिट लेने के लिए अब रेडी है, और ये अब चीज़ पब्लिकली नज़र भी आ रही है। और इसके साथ-साथ जो पावर कंपनीज़ हैं, मेरे ख़्याल में उनके ऊपर भी काम हो रहा है जी, प्राइवेटाइज़ेशन पे। तो प्राइवेटाइजेशन की अगर आप पाइपलाइन देखें तो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, फेस्को, लेस्को, इनकी प्राइवेटाइजेशन होगी। उसके साथ-साथ ज़राई तरक्कियाती बैंक की प्राइवेटाइजेशन है। फिर उसके बाद स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की प्राइवेटाइजेशन है। So there's a long list of companies in privatization. PIA जो है, it's a success at various levels. So firstly, congratulate the privatization minister and the whole team of the government. क्योंकि लास्ट प्राइवेटाइजेशन हुई थी वो शायद 2008 में हुई थी। स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट ने रोकी थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने रोकी थी, उसके बाद पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो गया था। बहुत टाइम हो गया उस बात को, 20 साल से ऊपर हो गए। और पीआईए एक ऐसा इदारा था जिसको तो लोग समझते थे कि कभी प्राइवेटाइज हो ही नहीं सकता। यूनियन है जी, लॉसेस हैं, ब्रांड खराब है, लाइबिलिटीज़ है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं। तो अगर आपने ये प्राइवेटाइज कर दिया, और ना सिर्फ प्राइवेटाइज किया, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उसमें लेकर आ गए, तो बाकी तो बहुत आसान है। तो और उसमें आपने पाकिस्तान के सारे ग्रुप्स को इन्वॉल्व करवा दिया और उनसे बिडिंग करवा दी, तो अब बाकी पे तो लाइनें लगी होंगी। और मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतने लोगों ने कांटेक्ट किया है कि हम बताइए लिस्ट कौन-कौन सी कंपनीज़ आ रही है, हमने पार्टिसिपेट करना है। सो हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट एंड द पीपल। आई नो कि ये बड़े इतना आसानी से नहीं हुआ। आई नो कि प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बड़े हार्ड वर्किंग आदमी है, उनकी टीम बड़ी हार्ड वर्किंग है। सो आई एम श्योर जो भी इन्वॉल्व थे, उनकी बड़ी अनथक मेहनत हुई है, तो उसका ये रिजल्ट निकला है। अमेज़िंग। अब आप चलते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ और केएसई 100 की तरफ। क्या समझते हैं आप कि जो अभी मोमेंटम बना है और अभी जो इंडेक्स ऑल टाइम हाई के करीब है, तो ये इज़ इट ओनली ड्यू टू जो कंपनीज़ की अपनी अर्निंग्स हैं उसकी वजह से है, या ये कोई मैक्रो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से है? जी, आपका सवाल दुरुस्त है कि ज़्यादातर जो ग्रोथ है वो री-रेटिंग की वजह से हुई है, कि हमारी स्टॉक मार्केट जो थी वो 4 टू 5 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही थी, जो बहुत ही डिप्रेस्ड मल्टीपल्स थे, क्योंकि सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे तो इन्वेस्ट ही ना करो। आज से मैं आपको बता दूँ, मैं 5-8 साल से अब पाकिस्तान में के ट्रेड रन कर रहा हूँ। जब मैंने शुरू में लॉन्च किया, उस वक़्त लोगों ने कहा कि मुझसे पूछते थे क्यों आ रहे हो यहाँ पर? उसके बाद फिर स्टार्टअप्स का बूम आ गया, तो और रियल एस्टेट का बूम था। तो लोग पूछते थे, जो बड़ी फैमिलीज़ थी उसमें ये होता था कि बड़ा बेटा रियल एस्टेट कर रहे हैं, छोटा बेटा जो है वो टेक स्टार्टअप्स कर रहा है। और उस ज़माने में गवर्नमेंट जो है वो सस्ते दामों पे लोन दे रही थी एक्सपेंशन के, तो टेक्सटाइल वाले सारे एक्सपेंशन पे वो कर रहे थे। उसके बाद चीज़ें चेंज हुई, उन्होंने कहा कि जी नहीं, अब हम जो है ना, पता है, हम डॉलर कैसा खरीद सकते हैं, हम पाकिस्तान से बाहर पैसे कैसा लेके जा सकते हैं, हम अपने रुपए को हेज कैसा कर सकते हैं। ये वो टाइम था जब सिस्टम जैसे स्टॉक्स बढ़े थे, क्योंकि लोग कह रहे थे डॉलर, जो भी डॉलराइज़ जिसकी इनकम है, हमें उसमें जाना है। लोग गाड़ियाँ खरीद रहे थे, 100-100 गाड़ियाँ बुक कर रहे थे कि इसकी डॉलर बेस प्राइसिंग है। तो वो ये टाइम था जिस वक़्त पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता था, लोग रुपए नहीं रखना चाहते थे। कहते थे कि 6 महीने बाद अगर आपने रुपए की वैल्यू पता नहीं कहाँ चली जाएगी। कोई कहता था 350, कोई कहता था 400, 500। फिर वहाँ से स्टेबिलिटी आई। अब एक पूछ रहे प्राइवेटाइजेशन के बारे में, बताइए आप हमें। तो ये री-रेटिंग जो हुई थी ना, नंबर्स में ये नज़र आ रही है कि 4 टू 5 टाइम्स अर्निंग्स से स्टॉक ट्रेड करते थे, अब 9 पे ट्रेड कर रहे हैं।
हिस्टोरिकली हमारी मार्केट जो है वो 10 से 12 पीक लेवल्स पे आती है, तो उस लिहाज से थोड़ी बहुत अपसाइड तो उधर से मौजूद है। दूसरा पॉइंट आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी तक हमने कोई खातिर-खा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखी, मतलब आवर इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ 3 टू 3.5%। तो जो लोग क्रिटिक करते हैं, और आई एम श्योर मैंने इतना पॉजिटिवली बोल दिया तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो खुश नहीं होंगे और कहेंगे नहीं जी ये देखिए ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं और हमारी तो चीज़ें हालात इतने अच्छे नहीं है। तो उनका पॉइंट इस लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी इकॉनमी की ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। मगर वो ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि हिस्टोरिकली हम सिक्लिकल ग्रोथ पे जाते थे। हम बार-बार इंटरेस्ट रेट नीचे, महँगाई जब कम होती थी हम इंटरेस्ट रेट नीचे करते थे। इंटरेस्ट रेट नीचे करते थे तो सब लोग गाड़ियाँ भी खरीदते थे, एक्सपेंशन्स भी शुरू कर देते थे। मगर उसकी वजह से हमारा फिर करंट अकाउंट का डेफ़िसिट बन जाता था और हमारी इकॉनमी तबाह हो जाती थी। इस बार हुकूमत डिसिप्लिन दिखा रही है कि दे आर विलिंग टू कीप इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो बिकॉज़ दे डोंट वांट दैट साइक्लिकल ग्रोथ, रादर दे वांट टू अचीव एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ लाना इतना आसान नहीं है। उसमें 6 महीने, ये नहीं है कि आप 6 महीने लगेंगे, 12 महीने लगेंगे। और हो सकता है कि अभी तक उस सेक्टर में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में पाकिस्तान ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो अगर आप क्रिटिक करना ही चाहते हैं हुकूमत की और तो ये दुरुस्त बात है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ अभी हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई है पिछले 3-4 महीनों में, और उसको इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि हम कम्पिटिटिवनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें, मतलब महंगाई, बिजली का बिल और टैक्सेस कम हो और एक्सेस टू मार्केट मिले। मगर तो इसलिए जो अर्निंग्स ग्रोथ है कंपनीज की, वो नॉमिनल अर्निंग्स ग्रोथ वो अराउंड 10% है। तो अर्निंग्स ग्रोथ 10%, री-रेटिंग फ्रॉम 9 टू लेट्स से 12, so that's the potential of the stock market which is another 20-25% gain from here. मगर मैं होपफुल हूँ कि we can exceed the 12 times the multiple because of the other factors that I've spoken about. एक इंडिया ने ये किया था, इंडिया ने वो सारे अपने हिस्टोरिकल फैक्ट उसको इंडियन मार्केट ट्रेड्स एट मोर देन 25 टाइम्स अर्निंग्स। तो अगर डेविल्स एडवोकेट प्ले करें, जैसे हमने बात की, कुछ लोग इफ़ यू आर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव है माशाल्लाह, व्हिच इज़ अ गुड थिंग टू बी। लेकिन अगर देखा जाए 2025 में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने मूव आउट किया, प्लस थोड़ा सा जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस ज़रा कम है पाकिस्तान पे। तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं यार पाकिस्तान से लोग दौड़े जा रहे हैं, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये कहानी मेरे ख्याल हम काफ़ी अर्से से सुनते चले आ रहे हैं, बट ये चीज़ें भी फैक्ट हैं। इनको कैसे देखते हैं आप? जी, हाउ डू टैकल? वो बेच रहे थे, आगे से कोई खरीद भी रहा था, तो ये तो नहीं था कि वो बंद करके चले गए, बेच के गए हैं। इसका मतलब है कि किसी ने खरीदा है, जिसका खरीदा है उसको लग रहा है, ज़ाहिर बात है कि बेहतर होगी चीज़ें। और कंपनियों के निकलने और इन्वेस्ट करने के रीज़न डिफरेंट होते हैं। ये जो कंपनीज़ हैं, इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान से पुल आउट नहीं किया इन्होंने, और भी इमर्जिंग मार्केट से इन्होंने पुल आउट किया। इनके अपने अपने रीज़न है और डिफरेंट रीज़न्स हैं। मैं कह रहा हूँ नेगेटिव ही बात हमने करनी है तो हम कह सकते हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान नहीं आ रहे उतने जितने आने चाहिए, और हमने एमओयूज़ तो बहुत ज़्यादा साइन किए हैं, मगर एमओयूज़ का रिजल्ट नहीं आ रहा। तो बिल्कुल हम दुरुस्त उसको कह सकते हैं। मुझे लगता है, अब ये मेरी ओपिनियन है, कि वो आएंगे, वो मटीरियलाइज होंगे। कुछ सेक्टर्स में मैंने खुद इन्वेस्टमेंट की है। मैं जैसा मैंने बोला, मैं लंदन में रहता हूँ, मेरी एक लंदन में कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मैं उससे इन्वेस्ट करता हूँ। हमारा एक म्यूज़िक बिज़नेस है, हमारा छोटा-सा स्टेक है, उसमें मेजॉरिटी स्टेक चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का है। दे हैव डन अमेजिंगली वेल। मैं जिन सेक्टर्स में देख रहा हूँ, इन्वेस्टर्स वांट टू पार्टिसिपेट। माइनिंग की मैं बात की, माइनिंग में जिस ग्रुप के लिए मैं काम करता था, दे केम टू पाकिस्तान, दे आर लुकिंग एट डील्स ओवर हियर, अदर्स आर लुकिंग एट डील्स ओवर हियर। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है सच के पाकिस्तान अब ना जाओ। इनफैक्ट पिछले हफ्ते सऊदी की एक बहुत बड़े वीसी फंड की जो हेड है और एक बहुत प्रोमिनेंट फैमिली से बिलोंग करती है, वो पाकिस्तान आई मेरे साथ इस्लामाबाद में। हम उनको आई टुक हर अराउंड। पीपल हु इन द पास्ट डिड नॉट वांट टू कम टू पाकिस्तान, दे आर विजिटिंग पाकिस्तान। जैसा मैं पहले बोला, हेड्स ऑफ स्टेट्स आर विजिटिंग पाकिस्तान। नॉट ओनली आर दे विजिटिंग पाकिस्तान, दे आर शोइंग सो मच रिस्पेक्ट टू योर लीडरशिप। तो जब इस तरह की रिस्पेक्ट मिलती है, इट डज ट्रिकल डाउन टू इन्वेस्टमेंट फॉर श्योर। अभी कुछ अरसे पहले जब पाकिस्तान ने सऊदी साथ डिफेंस डील साइन की, तो उनकी मेन बिल्डिंग में पाकिस्तानी फ्लैग्स चल रहे थे। आप खुद सोचे, पाकिस्तान 1 मिलियन पाकिस्तानी रहते हैं, उनके लिए कितनी इज्जत की बात थी।
तो जब ऐसा होता है, तुम लोगों वहाँ के लोगों को लगता है कि ये मुल्क ऐसा है जिसमें हम जा सकते हैं, जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट आती है। थोड़ा टाइम उसमें लग सकता है, मगर वो इन्वेस्टमेंट आएगी। और इसलिए मैंने शुरू में ये बोला कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। इसमें मुझे हुकूमत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो। व्हाई आई डोंट केयर एट ऑल, मेरा कौन से मतलब जानने वाले हैं ये। मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, फॉर यू, फॉर मी, फॉर पीपल हू आर वाचिंग, दैट राइट नाउ इफ वी क्रिएट समथिंग हियर, वो आपकी पॉडकास्ट हो, वो टेक बिज़नेस हो, वो एक रियल एस्टेट बिज़नेस हो, वो टूरिज़्म का बिज़नेस हो, इस वक़्त अगर हम बनाएँगे और जाके पिच करेंगे उनको कि आप आएँ, तो वो आएँगे। क्योंकि इस वक़्त चीज़ें हमारे लिए बेहतर है और अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतर रहें। माज़ी में हमारे टेररिस्ट अटैक्स होते थे, माज़ी में हमारे हमारे यहाँ हालात ऐसे रहे कि वार्निंग्स होती थी, ट्रैवल एडवाइज़री होती थी कि जी इस मुल्क में ना ट्रैवल करें। वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि जी इस मुल्क में आप नहीं जा सकते। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ इम्प्रूव हो रही है। बाकी इसको कन्वर्ट ना कन्वर्ट करना मेरा और आपकी ज़िम्मेदारी है। आई डोंट नो कि हुकूमत क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। जनरली ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, दुनिया में हर जगह हुकूमत कोई कोई बहुत पावरफुल चीज़ नहीं होती। मतलब यूके में मैं रहता हूँ, वहाँ पे यूके में हुकूमत क्या कर सकती है? मतलब वहाँ का एमपी, एमएनए, मिनिस्टर घूम फिर रहा हो, आप बात भी नहीं करोगे, आप कहोगे यार तू क्या चीज़ है, मैं खुद तुझसे बेहतर काम कर सकता हूँ। तो पाकिस्तान इज़ नो डिफरेंट। ये तो हम टीवी पे क्योंकि बार-बार उनको देखते हैं, उनको उनकी बातें करते हैं, तो हमने सेलिब्रिटी बना दी है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे मसलों की प्रॉब्लम सॉल्यूशन वो है, मगर मसलों की सॉल्यूशन है खुद है। So I think it's the important point for 2026 for everybody and everybody who's watching your show is that this is your opportunity. If you build in Pakistan, you will be able to sell it outside of Pakistan. आपकी बात को सेकंड करूँगा। हमने एक हमारे जो स्कर्दू में कुछ टूरिज़्म से रिलेटेड बिज़नेस है, उसमें we had a friend who is a CEO of he's a Swiss guy. He is a CEO of a company called Nexus Telecom. तो इन्होंने टेलनो और जाज और बाकी टेलको साइज का बिजनेस था। ये आए हुए थे पाकिस्तान और हमारे स्कर्दू में रिजॉर्ट पे रुके एंड ही लाइक्ड इट सो मच कि बाय द वे उनके साथ एक पॉडकास्ट भी आएगी इंशाल्लाह अनकरीब। जब वो वापस गए ना, ही इज ब्रिंगिंग अ डेलीगेशन नाउ ऑफ हिज स्विस फ्रेंड्स एंड पीपल हु वुड लाइक टू विजिट पाकिस्तान फ्रॉम दैट एंगल। वो कह रहे हैं यार ये बड़ी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी यू गाइस हैव क्रिएटेड। जहाँ जहाँ कोई वैल्यू क्रिएट करेंगे तो पीपल आर लुकिंग फॉर दैट। देखिए मैं आपको अभी ऑफर कर देता हूँ, अगर आप फरवरी में, आई डोंट नो कि वहाँ पे मौसम कैसा है, अगर फरवरी में खुला है, आई वुड लव टू ब्रिंग अ ग्रुप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। मोस्ट फॉर दैट वी विल बुक इट एंड यू शोड मी जो आपने बनाया है, इट लुक्स अमेजिंग और पीपल वांट टू कम टू पाकिस्तान इस वक्त, तो वी शुड कैपिटलाइज ऑन दैट। इंशाल्लाह। अच्छा आगे चलते हैं, बात करते हैं 2026 की। तो जैसे आपने कहा कि 2025 में की आपने 5 बिग प्रेडिक्शंस की थी, तो आपकी 2026 की 5 बिग प्रेडिक्शंस क्या हैं? मैंने अभी रिपोर्ट लिखी नहीं है, मगर एक तो वो ये कि पाकिस्तान एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है ना, दिस विल बिकम मच मोर रिकग्नाइज्ड बाय एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी फोर्सेस विल गो टू सऊदी अरेबिया, मतलब वी हैव बिकम प्रोटेक्टर ऑफ द होली मॉस्क्स, राइट। इससे ज़्यादा इज्जत और की बात क्या हो सकती है कि वी आर द डिफेंड विल वी आर गेटिंग इनवाइटेड टू डिफेंड द होली मॉस्क्स। तो ये जो पाकिस्तान का रोल है, ये और विजिबल होगा। और इसके साथ जो जितने भी ग्रुप्स रिलेटेड इनके साथ है, प्राइवेटाइजेशन की चीज़ें पिकअप होंगी, इसमें और ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी। सेकंड स्टेज में जॉब क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी। मेरे ख्याल में गोल्ड प्राइसेस अगले साल भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस इसलिए ऊपर जा रही है कि लोग डॉलर में इंटरनेशनली दे डोंट वांट टू होल्ड डॉलर्स। उनको डर लगता है कि कभी यूएस सैंक्शंस लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी रशिया के साथ मसले कर लेते हैं, कभी चाइना के साथ कर लेते हैं। तो आई थिंक सेंट्रल बैंक विल बाय मोर एंड मोर डॉलर्स। इसकी वजह से डॉलर प्राइस गोल्ड एंड दे विल रिड्यूस द होल्डिंग ऑफ डॉलर, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस विल गो अप। तो गोल्ड के साथ सिल्वर की प्राइसेस विल आल्सो गो अप। I think there will be a lot of IPOs in the stock market, and that will be the main theme of the stock market कि नई नई कंपनीज आएगी। अगर मैं सिर्फ के ट्रेड का देखूं तो वी आर अबाउट टू डू एन IPO ऑफ अ राइस कंपनी, वेरी फेमस, आटा बनाती है और चावल बनाती है। फिर then we will do an IPO of a school, then there's a tech company, उसके साथ साथ एक कुकिंग ऑयल कंपनी है, बड़ी अगेन वेल नोन ब्रांड। तो आई एम श्योर के बाकी जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं उनके पास भी बड़ी हेल्दी पाइपलाइन है।
So this will be very, very good that if brands which me and you and the people know, if they are coming to the market to raise money, so that adds to the stock market as well as उन brands में growth आएगी. So I think 2026 for Pakistan is the year of entrepreneur. It's the year of growth. It's the year of expansion. It's the year of risk taking. It's a year of positivity. And the only risk I see, as in, politics has always been that risk in Pakistan. But I think geopolitically we're just so stable and so strong that this is our year to capitalize. अल्लाह करे कि सारी चीज़ें कायम रहे. रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क ये हो सकता है कि इंडिया कोई मसला ना करे. मैं नहीं ख्याल वो इतना आप जियोपॉलिटिकल इतनी ज़्यादा सपोर्ट है मैं ग्लोबली कि मैं नहीं ख्याल कि आप वो ऐसा कुछ करेंगे. दूसरा है कि अफ़गानिस्तान के जो मसले चल रहे हैं वो अगर केपी रीजन में और उसको ख़राब ना कर दे तो केपी कुड बी अ वीक लिंक बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान सिचुएशन जो अफगानिस्तान में है. सो जियोपॉलिटिकली दैट्स वन रिस्क फैक्टर. मगर जो ऑन द पॉजिटिव साइड आई थिंक आवर डिफेंस एक्सपोर्ट विल गो अप अ लॉट. और डिफेंस अगर मैंने एक सेक्टर को पिक करना है वो है डिफेंस टेक. ये एक ऐसा सेक्टर है जो पहले माजी में नहीं रहा यहाँ पे. अमेरिका में इट वाज ऑलवेज अ बिग सेक्टर. I think now in Pakistan, especially the young generation who is studying in the universities, I'm sure कि उनकी universities में उनको drone making और defense tech और AI और robotics पे वो काम करवा रहे होंगे. और I think the next generation of we will see a rise of a generation of entrepreneurs जो इन sectors में काम करेंगे. तो आपने बात की डिफेंस टेक की, इसके साथ साथ और स्टॉक मार्केट के कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आप देख हैं 2026 में ज़रा अच्छा टेकअप करेंगे, पिकअप करेंगे? जी, मैं जब डिफेंस टेक की बात कर रहा था मैं एक और पॉइंट करता हूँ कि जब पाकिस्तान की पहली टेक की वेव आई थी स्टार्टअप्स की, उसमें ज़्यादातर फोकस जो था वो ई कॉमर्स के ऊपर था. बात कि वो बाहर की कॉपीज़ को पकड़ के यहाँ पे कॉपी बना दे उनका. फिर बाद में फिनटेक में फोकस आ गया. तो मुझे उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं होता था क्योंकि उसमें कोई ऐसा कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, कोई आईपी नहीं बना रहे आप, कोई उसमें कोई पैटेंट नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्टिविटी गेन्स ऐसा हाथ नहीं हो रहे. मगर मुझे लग रहा है कि अब जो टेक सेक्टर में अब जो ग्रोथ आएगी वो ऐसी कंपनी से ग्रोथ आएगी जो जो इनके रेवेन्यूज पॉजिटिव है, जिनकी प्रॉफिट पॉजिटिव है, जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जो जिनका कोई आईपी बेस्ड है या टैलेंट बेस्ड है. आप गेमिंग सेक्टर की बात कर रहे थे पहले. आई थिंक massive potential for Pakistan because we have talent in terms of the IP people who can make animation, who are creative. So I'm confident that the quality of a new tech entrepreneur now, from what I'm seeing, is far superior than the quality of which we saw in the first wave. First wave was बाहर से people coming over here और वहाँ की छोटी-छोटी चीज़ों को वो यहाँ पे करने की कोशिश कर. I think now it's indigenous people who are already doing stuff. दूसरी जो चीज़ है कंसोलिडेशन हमने शुरू देख ली है. सिस्टम से कॉन्फेस को अक्वायर किया. कॉन्फेस वाले भी मेरे दोस्त हैं, सिस्टम्स वाले भी अच्छे जानने वाले हैं. मैं उनको जब 4 साल पहले ये कहता था कि आप मिल जाओ कंबाइन कर लो तो कोई इतनी पॉजिटिविटी नहीं होती थी इस आइडिया के ऊपर क्योंकि हर बंदा अपनी वो. मगर पाकिस्तानी एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तानी आईटी सेक्टर इज फ्रेगमेंटेड. बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी कंपनीज है जिसमें 50-100, ज़्यादा बड़ी कंपनी हो जाती है तो 200 बंदे हो जाते हैं. That's why, unlike India, we have not created a national champion. Systems is the closest to what a national champion is in Pakistan. So it's great that now system has been able to merge with acquire Confizz. Or this should be the template for more. I hope this is the template for more companies. And if system can execute on that, this company can become 10 times bigger than what it is right now, just because Pakistan में इतनी capacity है. So I think in terms of sectors, you will see data centers. We see a lot of data centers opening up. I think we will see consolidation in IT services. Defense tech की मैंने वैसे बात कर ली. I think mining की services related sectors. तो उसका क्या मतलब है? माइनिंग की सर्विसेज के लिए आपको फिजिकल नेटवर्क चाहिए, आपको लोकोमोटिव्स, ट्रेन, गाड़ियाँ, चीज़ें मूव करने के ट्रक्स, आपको ब्लास्ट करने के इक्विपमेंट चाहिए जो भी एक्सप्लोसिव्स में यूज़ होते हैं. आपको स्टील का यूज़ होगी क्योंकि अपने शेल्टर्स, हट्स, जगह बनानी जहाँ पे लोग रहेंगे. जहाँ पे माइनिंग होती है वहाँ पूरे शहर आबाद हो जाते हैं. मैं अभी गया था आर्मेनिया पे अब एक माइन देखने. जो माइन वहाँ पे पहले होती थी अब नहीं है. तो पूरा एक गोस्ट सिटी था
जो सब बना था जिस वक्त माइन थी। तो आई थिंक यू विल सी दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स हियर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में आई थिंक पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे 240-250 मिलियन लोग या यंग लोग हैं, तो स्कूलिंग की डिमांड, हॉस्पिटल की डिमांड तो हमेशा ही रहती है। तो आई थिंक दोज आर द अदर टू ट्रेंड्स व्हिच वी विल सी। the major winners would be people who can use जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बन रहे हैं उसमें अगर उनको एक्सेस टू मार्केट मिल जाए, मतलब कोई अफ्रीका में बेचना शुरू कर। आई वाज टॉकिंग टू अ फार्मा कंपनी, दे वर सेइंग दैट दे आर सेलिंग अ लॉट इन उज़्बेकिस्तान, दे आर सेलिंग इन अफ्रीका। सो आज खबर भी आई है कि इथियोपिया एयरवेज ने पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट चला रहे हैं अब वो। सो आई थिंक यू विल सी द स्मार्ट बिजनेसमैन going and accessing these new markets, whether they are in Africa or Central Asia or Middle East, and similarly China. अगर आप एक और कंपनी की मिसाल दो, ऑर्गेनिक मीट, आज से 5-6 साल आई सीन द जर्नी ऑफ दैट कंपनी। 5-6 साल पहले जब मैं उनसे पहली दफ़ा मिला, उन्होंने अभी नया नया IPO किया था, तो वो कह रहे थे हम जी चाइना में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मगर ये बैरियर है, ये बैरियर है, मगर हुकूमत ने कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं। आज उनकी चाइनीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है चाइना में, ना सिर्फ चाइना में, वो मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कई ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो जो मैंने देखा है कि जो लोग कंसिस्टेंटली काम करते रहे हैं, जिन्होंने गिव अप नहीं किया, होपलेस नहीं हुए, उनकी तरक्की हुई। मैं अपनी एग्जांपल देख लूँ, अगर हमने केटरेज जब लॉन्च किया था 4 बंदों से लॉन्च किया था। टुडे वी हैव 200 पीपल, ऑफिसेज़ इन 7 सिटीज़ इंक्लूडिंग इन सऊदी अरेबिया। और इन 7-8 सालों में सब यही कहते रहे जी पाकिस्तान तो ख़त्म हो रहा है, तबाह हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ज़रूर ऐसे लोग हैं जो पेसिमिज़्म की वजह से चीज़ें छोड़ देते हैं, छोड़ के वो फिर बाहर भागने की कोशिश करते हैं, एंड दे एंड अप विद दोज़ स्टोरीज़ कि यार पाकिस्तान में तो हमारा बना नहीं। मगर वो लोग जो कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं और इस होप में कि कल विल बी बेटर देन, आने वाला कल गुज़रे हुए कल से बेहतर होगा, वो दे कंटिन्यू टू डू वेल। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद पाकिस्तान। मेरे एक दोस्त है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ही इज़ अ फेलो एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और क्वांटम कंप्यूटिंग में उसने PhD किया हुआ है, रोड स्कॉलर है। तो उसने एक कोर्स डेवलप किया अबाउट टीचिंग स्कूल चिल्ड्रन अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग। ही टॉट द सेम, उसको फेलोशिप मिली यूके गवर्नमेंट की तरफ से उस पे। ही टॉट दैट कोर्स इन यूके एंड देन ही आल्सो टॉट दैट कोर्स इन पाकिस्तान, इन लाहौर, एंड ही सेड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड बेटर देन ब्रिटिश स्टूडेंट्स। तो आई एम सो होपफुल विद द यंग जनरेशन। In fact, hopeful से ज़्यादा I'm scared of the young generation because they will beat me hands down. मतलब उनकी they learn on their own. उनमें कोई वो नहीं है, inferiority complex नहीं है कि जी हम अच्छे नहीं है तो हमें मुझसे भाग भेज दो। तो वो नहीं, एक जनरेशन थी जो कहते थे जी हम तो अफ्रीका ही चले जाएंगे जॉब लेने के लिए। ये जो है इनको पता है कि वो यहाँ से बैठ के, आप मिसाल दे रहे थे कि ओपन एआई के लिए काम कर रहे हैं, तो दे आर फुली कॉन्फिडेंट। आई नो, आई हैव सीन देम लर्न सो क्विकली। अगर आप इसी की एग्जांपल दे लें कि पाकिस्तान में 30 मिलियन लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं इसके बड़े खिलाफ हूँ। मैं मतलब मेरे ख्याल के खिलाफ का मतलब मेरे ख्याल कि अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये, मगर दैट शोज कि 30 मिलियन पीपल आर स्मार्ट इनफ टू फिगर इट आउट ऑन हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू इन्वेस्ट इट, वेयर टू इन्वेस्ट। जो बाकी ओल्डर जनरेशन है, उनसे जब जाके यही चीज़ डिस्कस होती है तो वो कहते हैं जी वाकई 30 मिलियन है, प्रूफ दिखाओ, 30 है कि 20 है, 20 है कि 10 है। वो इसी पे ही बहस में ना टाइम ज़ाया कर देते हैं। रादर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। तो मैं तब कहता हूँ कि आई डोंट वांट टू टॉक टू देम, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम टॉकिंग टू ओल्डर पीपल, देयर आर फ्यूअर ऑफ देम, दे आर मोर यंगर पीपल, एंड younger people have more money, have more energy. So Pakistan is in great shape, in great hands, and 2026 will be amazing. ग्रेट, आई एग्री विद यू ऑन दिस। जेन ज़ी का पोटेंशियल बड़ा अमेजिंग है। आई ऑल्सो गेट स्केर्ड फ्रॉम देम। जो मेरी टीम में जेन ज़ी काम करती है, दे सॉल्व प्रॉब्लम्स, दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। और मेरे से नहीं हो रही होती, बट दे आर एबल टू डू समथिंग एंड ट्वीक इट इन देयर ओन वे एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सेकेंडली, जो बाहर की बात है ना, कि जो लोग बाहर जाते हैं, तो पर्सनली आई थिंक इट्स जस्ट, जिसे कहते हैं ना कि दुनिया का असूल है, असूल कायनात है, असूल फितरत है कि कुछ लोग बाहर जाएंगे, कुछ सीख के वापस आएंगे, कुछ वहीं रह जाएंगे, एंड दैट इज़ हाउ इट गोज़ ऑन, लाइफ गोज़ ऑन। जी। ब्रेन ड्रेन, मैं आई डोंट बिलीव इन ब्रेन ड्रेन। मैं 20 साल में मैं लंदन में भी रहता हूँ, यहाँ पे भी इन्वेस्ट करता हूँ, सारी इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे की है, कमाया वहाँ से है, मैंने पढ़ा वहाँ पे है। हाँ, और ज़ाहिर बात है
I want Pakistanis to be abroad. I want Pakistanis to become the Prime Minister of UK, become the Prime Minister of हमारे स्कॉटलैंड में लीडर्स हैं, हमारे लंदन के मेयर हमारे हैं। तो ये तो बहुत फ़ख्र की बात है और खुशी की बात है अगर पाकिस्तानी जाके इंटरनेशनली अच्छा करेंगे और ये हमें जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग बनाएगा। देयर इज़ स्ट्रेंथ इन नंबर्स। हमारी अगर आपको याद हम ग्रो कर उस वक़्त ये था कि जी पॉपुलेशन टाइम बॉम्ब है, इसी वजह से सारी हर जगह तबाह हो जाएगी, मल्थूसियन थ्योरीज़ आती थी। I never believed in that. I am a believer that if there are more of you, you will do better because you'll be a bigger market. You can go outside and you can dominate other areas. So India की भी strength यही है कि उनके बंदे बहुत ज़्यादा हैं. चाइना की भी यही strength है कि उनके बंदे बहुत ज़्यादा हैं. तो हम भी माशाल्लाह we are not that small, and that's our big strength. And as long as we are confident about ourselves, as long as we are optimistic about ourselves, as long as we like each other. क्योंकि दरमियान में ये भी वक्त आ गया था कि पीपल वर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर आइडेंटिटी बट एज लॉन्ग एज वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आर आइडेंटिटी एज यू राइटली सेड इट डजेंट मैटर कि आप आइसलैंड में रहे, आप यूएस में रहे, आप अफगानिस्तान में रहे, आप चाइना में रहे, एज लॉन्ग एज कि आप अपने आप को एज अ पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस करते हैं। चलें, आपने बात की आईटी सेक्टर की, आपने बात की जहाँ जहाँ डिसरप्शन आएगी माइनिंग की, ट्रांसपोर्टेशन में। व्हाट अबाउट द बैंकिंग सेक्टर, व्हाट अबाउट द ये जो सर्कुलर डेट के जो इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, तो ऑयल एंड गैस और ये जो सेक्टर, इनको कैसे देखते हैं 2026 में? जी, सेक्टर स्पेसिफिक मैं इतना जाता नहीं हूँ इसलिए क्योंकि वो चीज़ें आर आउट ऑफ माय कंट्रोल और आउट ऑफ माय नॉलेज इन द सेंस कि जो लोग कर रहे हैं वो कब उसको कंप्लीट करेंगे मुझे उसका नहीं पता। मगर द वे आई लुक एट थिंग्स, क्योंकि आपके व्यूअर्स जो हैं वो ये भी देखना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक खरीदें, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें। आई लाइक एनीबडी हु इज़ इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। सो कौन इन्वेस्ट कर रहा है? कि हमने कहा कि सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो डिफेंस एक्सपोर्ट का है, तो ऑटोमेटिकली द कंपनीज लिंक्ड विद फौजी ग्रुप बिकम इन्वॉल्व समहाउ फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो आप उसमें अस्करी बैंक भी है, उसमें एफएफसी भी है, उसमें मारी भी है, माइनिंग की हमने बात की, सारा काम मारी एनर्जी कर रही है, उसमें डेटा सेंटर मारी एनर्जी डेटा सेंटर कर रही है, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बात की, फौजी फाउंडेशन उसमें भी इन्वॉल्व है। So that becomes the first group of companies which I like. What's the second group of companies? Second group of वही है जो actively invest कर रही है पाकिस्तान के अंदर। उसमें नंबर वन जो दो हैं जो फ्रंट रनर्स थे मेरे ख्याल में, वो है मेपल लीफ, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, मेपल लीफ सीमेंट, और उसके साथ साथ लकी ग्रुप। तो ये दोनों टॉप टेयर में आ गए। उसके साथ साथ जो बाकी पार्टिसिपेट कर रहे इकोनॉमी में वो हबको है, एंग्रो ने टावर्स, टेली टावर्स में इन्वेस्ट किया है, आरिफ हबीब ग्रुप, उनकी कुछ फातिमा फर्टिलाइजर वगैरह उनकी जो लिस्टेड कंपनी है। सो ऑर्डर आई थिंक दैट फॉर मी इज द पिकिंग ऑर्डर। तो मेरा अगर एक पोर्टफोलियो में बनाऊँ, जब बैंक से आपने बात की, हबीब बैंक इज स्ट्रेटेजिक टू पाकिस्तान, दे आर पिलर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ। उनकी जो खिदमात है और जो पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान की इकॉनमी में, दे आर बियॉन्ड जस्ट बिजनेस। तो हबीब बैंक, यूबीएल, बैंक अल-फलाह, तो आई थिंक ये दीज बैंक्स आर आल्सो दे आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब इनोवेशन लीडर है, उसमें उन्होंने जो एग्रीकल्चर लेंडिंग की है, इट्स अ केस स्टडी। कोई सोच नहीं सकता था कि कोई बैंक इतना, एक मिड टियर बैंक जो गवर्नमेंट ओन है, वो इतना इनोवेटिव और इतना ड्रिवन हो जाएगा। सो आई थिंक दैट्स फॉर मी, दैट्स माय पोर्टफोलियो। यू हैव फॉर द फ्यू फॉर थ्री फौजी कंपनीज, एफएफसी, मारी, लेट्स और एस्करी। देन यू हैव मेपल लीफ, कोहिनूर टेक्सटाइल एंड लकी। देन यू हैव हबको, यू हैव एंग्रो, and then you have the banks. So you have, and Fatma Fertilizer maybe, and then you have the banks, Habib Bank, National Bank, Bank Al-Falah, and BOP. So I think that's for me the portfolio. मगर इसके जो सिंगल डिनोमिनेटिंग फैक्टर है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रेट। व्यूअर्स जो देख रहे हैं, डोंट टेक दिस एज फाइनेंशियल एडवाइस। अपनी रिसर्च करें अच्छी तरह थॉरली, और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन कोई भी लेना है। अली, ये बताएंगे जो सऊदीया के साथ माशाल्लाह आप पिछले साल जब बात हुई तो आप काफ़ी पॉजिटिव थे कि जो पाकिस्तानीज़ वहाँ जाके बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं और सऊदी गवर्नमेंट उसको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है।
इस वक्त क्या हालात है वहाँ पे? सुनने में आ रहा है कि कुछ चीज़ें वहाँ पे जो आईटी कम हैं, जो बड़े-बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स है वो थोड़ा-सा सफ़र कर रहे हैं, नियॉम फॉर एग्ज़ाम्पल। आपकी क्या टेक है? हाउ आर थिंग्स नाउ? Things are good, things are not bad. Headlines are always more negative than reality. और हेडलाइंस जो है हमारे बिजनेस और इतने मिड लेवल और छोटे लेवल पर होते हैं कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि ऊपर के लेवल पे क्या मसले हैं। पीपल हु आर गोइंग हु हैव गॉन हैव पोजीशन देमसेल्फ एंड दे विल डू वेल। तो फॉर एग्जांपल रिकंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होंगे। उम, अ, आपकी पॉइंट दुरुस्त है कि न्यू प्रोजेक्ट में कट डाउन हो रहा है, मगर जो उनका वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्टेडियम्स बन रहे हैं और उन स्टेडियम्स में पाकिस्तानी कंपनीज भी इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन में। मैं एक पाकिस्तानी रियल एस्टेट कंपनी के साथ था और वो ये कह रहे थे कि एक दमाम में फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, वो बना रहे हैं। तो द ग्रुप्स हु हैव गॉन देयर विल डू वेल। अच्छा, ये बताएँ कि क्रिप्टो का आपने मेंशन किया। पर्सनली आई थिंक ये जो 30 मिलियन हैं पाकिस्तानी जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक दे आर मोर ऑफ स्पेकुलेटर्स एज़ कम्पेयर टू वो अपने आप को इन्वेस्टर समझ रहे होते हैं, लेकिन वो स्पेकुलेशन होती है जब आप फंडामेंटल्स को, चीज़ों को ना समझ के कर रहे हो और अंधाधुंध इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अब क्रिप्टो को आप कैसे देख रहे हैं कि क्रिप्टो के इस वक़्त क्या हालात हैं? ग्लोबली क्या चल रहा है? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि स्पेकुलेटर, और इसलिए मैंने शुरू में भी बोला कि इट्स ग्रेट कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है और मैं सरप्राइज़ इस लिहाज से नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग वही है जो टेक सेवी है, जो टिकटॉक पे भी है, जो व्हाट्सएप में भी है, जो फेसबुक में भी है। तो इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मगर मुझे अफ़सोस शायद है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों के पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में रेगुलेशन आ रही है और ये जो कंपनीज़ ऑफ़र कर रही है सर्विसेज़, ये पाकिस्तान में सेटअप होंगी और पाकिस्तान के रूल्स को फ़ॉलो करेगी। क्योंकि फिर जब ये 30 मिलियन में से किसी के पैसे लूज़ होंगे बहुत ज़्यादा, तो कम से कम ये जाके पूछ सकते हैं उनको कि भाई, आपने ये प्रोडक्ट मुझे ऑफ़र किया था, क्या ये सूटेबल था कि नहीं? ठीक है, मैंने अभी स्टॉक्स की डिस्कशन की, आपने फ़ौरन डिस्क्लेमर दिया कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपनी खुद रिसर्च करके दें, बिकॉज़ वी आर ट्राइंग टू बी सूटेबल। और मैंने आपको बोला कि मैंने कंपनीज़ इसलिए चूज़ की है क्योंकि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में इनकी पार्टिसिपेशन है। मैंने कोई रिकमेंडेशन ये नहीं की कि जाके स्टॉक्स खरीद लें जाके उनका। सो व्हेनेवर यू गिव एन एडवाइस, इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड, इट हैज़ टू बी सूटेबल, एंड सूटेबिलिटी वेरीज़। जो आपके लिए अच्छी चीज़ होगी, हो सकता है वो मेरे लिए अच्छा ना हो। जो मेरे लिए अच्छा हो सकता है आपके लिए अच्छा ना हो। तो एक ब्लैंकेट एडवाइस तो बनती नहीं है। क्रिप्टो में इट्स ऑल मोस्टली स्पेकुलेटिव and has been driven by these affiliates and marketing on these platforms from TikTok to Instagram without any प्रोटेक्शन। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग है, तो गवर्नमेंट खुद मानती है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग इसमें हुई है। जो आउटफ्लो है, सारा आउटफ्लो है पाकिस्तान से। तो इट्स ग्रेट कि अब ये रेगुलेशन आ रही है, इट्स ग्रेट कि अब इन कंपनीज पाकिस्तानी रेगुलेशन को और रूल्स को फॉलो करेंगी, पाकिस्तान और अकाउंटेबिलिटी साथ आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि जब अकाउंटेबिलिटी आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली ये एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें अभी तक फ्रॉड के, मुझे लगता है कि इसमें स्पेकुलेटिव एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा था। राइट। अगर बात करें बिटकॉइन की अदरवाइज़ कि बिटकॉइन का जो साइकिल है, वो थोड़ा-सा इस बार लग रहा है डिस्टर्ब जो 4 इयर्स वाला है। जी। प्लस ये जो मनी है, ईटीएफ सब थोड़ा स्लो डाउन हुए हैं। ये चीज़ें कैसे चल रही हैं अभी सोच? जी, तो मैं बिटकॉइन पे बुलिश रहा हूँ। मैंने मतलब मेरे अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन है और गोल्ड है, और वो दोनों इस वजह से था कि मैं डॉलर पे आई वाज़ वरिड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द यूएस इकोनॉमी। और उसकी वजह ये थी कि यूएस प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ही एड हॉक तरीके से बिहेव करते हैं। कभी वो टैरिफ लगा देते हैं, कभी वो हटा देते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो उसकी वजह से दुनिया भर में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि लोग ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर डॉलर का एक्सपोजर ना होगा। तो दो जो प्लेयर हैं वो गोल्ड और बिटकॉइन था। तो हिस्टोरिकली तो इन दोनों की कोरिलेशन, गोल्ड और बिटकॉइन की कोरिलेशन रही है। इस साल वो कोरिलेशन ब्रेक होकर, जैसा आपने दुरुस्त बोला है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद बिटकॉइन के अंदर घुस गए। तो जिनसे हम डर के दूर जा रहे थे, वो खुद ही अंदर आ गए। तो लोगों ने कहा, "ओ भाई, जिनसे बढ़ के अब तो बिटकॉइन आपको यूएस इकोनॉमी का एक्सपोजर दे रहे हैं, जो आपने कहा ईटीएफ का एक्सपोजर दे रहे हैं, ये तो यूएस पॉलिसी के साथ कोरिलेटेड हो गया, ये तो हमें चाहिए नहीं। तो इसलिए बिटकॉइन छोड़ो, गोल्ड ही खरीदो। यही चीज़ है जिसमें
यूएस इकोनॉमी का एक्सपोजर नहीं मिल रहा. द पॉइंट आई एम सेइंग इज दैट बिटकॉइन एंड गोल्ड आर कंसिडर्ड टू बी hedge against economic uncertainty and a hedge against the US government. बिटकॉइन का पेपर का ओरिजिन, बिटकॉइन का लॉन्च का वजह ये थी 2008 में जब वो पेपर 9 में जो वो पेपर लिखा गया, उसकी वजह ये थी कि अ पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज सिस्टम जिसमें हुकूमत मदाखलत ना कर सके. अब हुकूमत मदाखलत कर रही है तो फिर वो चीज़ ही डिफरेंट बन गई है. तो आई थिंक नाउ अगर आप उस लिहाज से देखें, उस पहलू से देखें, तो दैट्स वेरी वरीसम बिकॉज अगर तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जब तक हैं तो बिटकॉइन को सपोर्ट है या क्रिप्टो का सपोर्ट है, अगर कल उनकी हुकूमत नहीं रहती तो फिर क्या होगा. तो इसलिए अब फैक्टर्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि उसकी वजह से मुझे आई हैव बिकम लेस, आई विल नॉट पुट माई सेविंग इनटू इट, क्योंकि फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं. अनदर थिंग इज के जो बिटकॉइन को मुतासर कर रही है चीज़, वो द स्मार्ट मनी इज सेड टू बी गोइंग इनटू एआई लाइक एनवीडिया और टेस्ला. डू यू एग्री? AI एंड रोबोटिक्स आर सर्टनली अ गेम चेंजर. वो हम देख रहे हैं, वो फ्यूचर की तो बात ही नहीं है, वो अभी से ही आगे. जो हम बात कर रहे थे कि जेन जी बड़े स्मार्ट है और हर चीज़ कर जाते हैं, वो AI की वजह से करते हैं. वो खुद सीख जाते हैं, उनको हमसे किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो वो जो आपके भी पॉडकास्ट में जो यंग लोग देख रहे होंगे, आई एम श्योर कि वो AI में चैट GPT के बहुत बड़े यूजर्स होंगे. मगर कोहोर्ट का प्रॉब्लम है कि जो बड़ी एज के लोग हैं, जो ज़्यादा बातें करते हैं, जो सॉन्ग कर रहे हैं या किताबें लिखते हैं, उनको नहीं पता. नीचे वालों का सबको पता है. सो AI is already affecting us and has changed a lot of stuff in our lives. It's already becoming dependent on that. So and this is a trend which will continue. So now मुझे वैल्यूएशंस का नहीं पता कि क्या इस वक्त भी टेस्ला में या फिर इन्विडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए. मैंने इतना क्लोजली देखा नहीं. दुनिया भर में फेयर है कि शायद AI का एक बबल बन गया है. फेयर ये नहीं है कि AI ग्रो करेगा, फेयर ये है कि वैल्यूएशन इन कंपनीज की ज़्यादा हो गई हैं, विच माइट बी अ करेक्ट फिगर. मैंने उसको तो स्ट्रांगली नहीं देखा. मगर अगर हम इस चीज़ को मान जाए, अगर हम मान जाए कि AI में बबल है, वो बबल बर्स्ट होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें गोल्ड खरीदना चाहिए. जो मैंने शुरू में बोला था कि मैं गोल्ड में बुलिश हूँ, वो इसीलिए बोला था कि गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट द कोलैप्स ऑफ फाइनेंशियल बबल्स. मेक सेंस. सो आई थिंक आप आई थिंक वी हैव कवर्ड इनफ. थोड़ा सा बस लास्ट मेरा ये पॉइंट है कि कोई चीज़ ऐसी जो आप बताना चाहें थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, कोई मैसेज देना चाहें आप यूथ को. जी, जैसा मैंने बार-बार रिपीट किया है इस पॉडकास्ट में कि 2026 इज़ योर ईयर. इट्स अ ईयर ऑफ पाकिस्तान एंड जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक एंड कंटिन्यू वर्किंग. एंड अगर वो घोड़े के होते हैं ना, जैसा यहाँ पे लगे होते हैं ब्लाइंडर्स, कि वो सिर्फ इधर-उधर की चीज़ों को नहीं सुनता, सीधा आगे देखते हैं. तो अगर आप इस तरह के ब्लाइंडर्स लगा दें कि आप जो भी नॉइज़ है उसको आप इग्नोर करें और आप सीधा काम करें और पॉजिटिव रहें और पाकिस्तान की कंपनीज में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में बिजनेस सेटअप करें, नई चीज़ें लर्न करें यूजिंग AI, you will do really, really well. I think the next 2 to 3 years is the best time for Pakistan, especially go into deep tech, in defense tech, AI, robotics, those 3 sectors. जब आप इन 3 सेक्टर्स में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लिंक डेटा सेंटर्स की तरफ आ जाएगा. तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इन 3 कोर डिसिप्लिन के साथ लिंक हो जाएगी. मगर इम्पॉर्टेंट यही है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें और डिस्ट्रैक्ट ना हो किसी चीज़ के साथ. एंड बेस्ट विशेस फॉर 2026 फॉर यू. थैंक यू सो मच अली. रियली प्लीज टू हैव यू एंड ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि आपसे डायरेक्टली बंदा लर्न करे. सो दैट्स ग्रेट. थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम. सो व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस एपिसोड प्लीज गिव अस अ थम्स अप. लाइक करें इसको. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें. और 2026 में हमारे ज़बरदस्त एक्साइटिंग प्लान्स हैं इंशाल्लाह. सो विल कीप यू पोस्टेड. सो स्टे ट्यून फॉर मोर. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे. आज की बातों में कोई बात अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में से ज़रूर आगाह करें. कोई ऐसी चीज़ हमने मिस कर दी और आप क्वेश्चन करना चाहते हैं अली से, तो प्लीज़ कमेंट में से आगाह कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे. अस्सलाम वालेकुम.